हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस का डिस्कशन किया था और ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस इज चैप्टर नंबर 4। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो नया टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हमारा है म्यूटेशन। तो जिस टॉपिक को आज हम लेके चलेंगे, दिस इज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता क्या है? सबसे पहले हम म्यूटेशन को देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द म्यूटेशन? तो म्यूटेशन को हम कह सकते हैं चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जब डीएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस के कुछ चेंजेस हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। एंड देयर मे बी द मिसमैच पेयरिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज ऑल्सो द म्यूटेशन। तो आपको पता है डीएनए में दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स हमारे एडेनिन और ग्वानिन, जबकि हमारे पायरिमिडीन थायमिन और साइटोसिन। प्यूरीन के साथ हमेशा पायरिमिडीन कंबाइन करेगा और पायरिमिडीन के साथ हमेशा प्यूरीन। मीन्स आप देख रहे होंगे एडेनिन एंड थायमिन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन ऐड होगा बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन के साथ ऑलवेज साइटोसिन ऐड होगा, एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, T फॉर थायमिन एंड C फॉर साइटोसिन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरीन्स होते हैं, जबकि थायमिन एंड साइटोसिन पायरिमिडीन्स होते हैं। तो प्यूरीन के साथ हमेशा पायरिमिडीन ऐड होता है। वो आगे हम जब देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो वहाँ आपको डिटेल में जो है पता बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब हम आगे डिस्कशन करें तो ये डिस्कशन के लिए आगे कहा गया है कितने तरीके के म्यूटेशंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, म्यूटेशंस दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन चैप्टर नंबर 5 में जाके मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वहाँ आपको क्लियर होगा। तो हम फ्रेम शिफ्ट को पॉज करेंगे और हम पॉइंट म्यूटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा पता चल रहा है, पॉइंट का क्या मतलब है? पॉइंट का मतलब है चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर। यदि सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाए तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा सिकल सेल एनीमिया का है। आपको पता है कि नॉर्मली यदि हम देखें तो नॉर्मली GAG ये सीक्वेंस है हमारे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का। जब ये सीक्वेंस डीएनए का आरएनए बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो वहाँ CTC आएगा। और यदि हम आगे बात करें तो फिर ये जो है प्रोटीन, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। और इस वाले डीएनए सीक्वेंस से जब हमारा आरएनए बनेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे GAG, एंड दिस RNA codon will code for a amino acid that is a glutamic acid. हीमोग्लोबिन की चेन आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म मेड अप बाय द अमाइनो एसिड। तो छठे नंबर पे जो अमाइनो एसिड है दैट इज अ ग्लूटामिक एसिड। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, यानी कि म्यूटेशन होने की वजह से ए के प्लेस पे टी आया। देखिएगा यहाँ पे पहले टी आ गया और यहाँ पे ए, जबकि नॉर्मल केस में ये रिवर्स है। डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ, जिसकी वजह से आना था GAG, आया क्या हमारा GUG। मीन्स अब ग्लूटामिक एसिड की जगह हीमोग्लोबिन की चेन में एक वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाएगी एट द 6th पोजीशन। ओके,
सो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हुआ। और लास्ट में हम देख रहे हैं अफेक्टेड केस। तो अफेक्टेड हम कह सकते हैं कि अफेक्टेड इंडिविजुअल मीन्स विच इज़ द पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा सा कंक्लूज़न यदि निकालें तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की चेन है उसमें छठे नंबर पे नॉर्मल केस में ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन आ गया वेलाइन क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हो गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 में हमें पढ़ना है और तभी हमें समझ में आएगा जब हम कोडोन को समझ लेंगे, आरएनए को समझ लेंगे। ओके, तो आगे हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस समझने के लिए आप देखिएगा ज़रा पेडिग्री एनालिसिस का क्या मीनिंग है। यदि आप देखें पेडिग्री एनालिसिस तो हम ये कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस है क्या। पेडिग्री एनालिसिस को देखने की कोशिश करिएगा आप। देखिएगा जब किसी भी फैमिली के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होता है तो हम उसको स्टडी करने के लिए एक फैमिली ट्री डायग्राम की हेल्प लेते हैं एंड दिस फैमिली ट्री डायग्राम इज नोन एज द पेडिग्री। और हम जब ये देखेंगे कि कैसे वो एंसेस्टर से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है तो दिस इज़ नोन एज द पेडिग्री एनालिसिस। हमारे सामने कुछ यहाँ डेफिनेशन लिखी है पेडिग्री को लेके, इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। पेडिग्री एनालिसिस इज ए मैथड टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फैमिली थ्रू ए फैमिली ट्री डायग्राम। ओके, तो हम लोग फैमिली ट्री डायग्राम के थ्रू हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होता है। यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। ओके, और यहाँ पे हम लोग जब भी पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन फैमिलीज कैरीड आउट। और हमें ये देखना पड़ेगा कि एंसेस्टर्स में किन के अंदर ये बीमारी थी और कैसे ये इनहेरिट हुई है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो टू कैरी आउट द पेडिग्री एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्टेड द डाटा ऑफ ए फैमिली। ओके, देन लेटर वी कैन मेक अ कंक्लूजन कि हाउ दिस डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर इज इनहेरिटिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ साइन एंड सिंबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हम उन साइन एंड सिंबल्स को देखते हैं कि व्हाट साइन एंड सिंबल्स आर यूजिंग इन द पेडिग्री एनालिसिस। तो आप देखिएगा यदि एक स्क्वायर बॉक्स है और वो ब्लैंक है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा और ये मेल को कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। यदि सर्कल है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल फीमेल है। यदि हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर कलर फिल कर दें तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यदि सर्कल के अंदर हमने कलर फिल कर दिया, डार्क कर दिया, तो हम ये कहेंगे ये भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसको कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिएगा ये एक बॉक्स है जिसको हम स्क्वायर कह रहे हैं, मेल है, और ये एक सर्कुलर बॉक्स है यानी कि ये फीमेल है, और दोनों को हमने यहाँ एक लाइन से कनेक्ट कर दिया यानी कि इसका मतलब मीटिंग। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये मेल की मैरिज फीमेल के साथ हो चुकी है, मतलब ये मीटिंग को बता रहा है। लेकिन यहाँ यदि हम दो लाइन से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सिंजिनस मीटिंग। कॉन्सिंजिनस मैरिज मीन्स मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। जब क्लोज रिलेटिव के साथ मैरिजेस हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सिंजिनस मैरिज। और यहाँ यदि इस तरीके से डायग्राम है तो हम कहेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड, कुछ नहीं कहा जा सकता, सेक्स का नहीं पता है, अनस्पेसिफाइड है। अब आप देखिएगा यदि नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें तो ये मेल ये फीमेल बोथ आर वाइफ हस्बैंड, और यहाँ पे नीचे दोनों कनेक्ट कर दिए हमारे
दो बॉक्स और बना दिए, एक सर्कुलर और एक रेक्टेंगुलर, यानी कि ये नीचे की तरफ जो हमारे हैं ये ऑफिस स्प्रिंग है और ये हमारे क्या हैं, पेरेंट्स हैं। तो यानी कि मैरिड कपल विद 2 चिल्ड्रन दोनों ही नॉर्मल हैं। दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे मैरिड कपल विद अफेक्टेड विद मेल चाइल्ड, तो यहाँ मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। और तीसरे केस में देखेंगे मैरिड कपल विद अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड। तो इन साइंस का हम लोग यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेंजुनस मैरिजेस हुई है और यहाँ पे हम देखेंगे जो बॉय है वो अफेक्टेड है। मैं आपको बता दूं, जब भी हम प्रोजेनी को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये वाली जो प्रोजेनी है गर्ल ये पहले बॉर्न हुई है, जबकि जो इसका ब्रदर है भाई वो बाद में बॉर्न हुआ है। सो हमें लेफ़्ट टू राइट मूव करना है और हम ये कह सकते हैं पहले गर्ल बॉर्न हुई है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बॉर्न हुआ है। इस केस में ये बॉर्न हुआ है, सेकंड नंबर पे ये बॉर्न हुआ है। इस केस में फर्स्ट ये बॉर्न हुआ, सेकंड ये बॉर्न हुआ है। सो प्रोजेनी के अंदर हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे उनका बर्थ सीक्वेंस देखने के लिए। अब हम पेडिग्री को समझने के लिए हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर लेना पड़ेगा, तब हम देखेंगे कैसे इनहेरिटेंस होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे सामने है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या बीमारी होती है? ऐसा कोई पर्सन विच इज़ अफेक्टेड फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द रेड एंड ग्रीन कलर। उसको लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता लगेगा। और इस कलर ब्लाइंडनेस की जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हमने कहा हमारे पास एक फीमेल है, ह्यूमन फीमेल। यदि ये फीमेल नॉर्मल है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे XX और बॉक्स ब्लैंक होगा, सर्कल हमने बना दिया। कैरियर फीमेल है तो यहाँ पे जीन केवल एक ही पे प्रेजेंट होगी, एक ही X पे प्रेजेंट होगी, XC, यानी कि XC और X। ये कैरियर है। यहाँ हाफ कलर फील्ड है, आप नहीं भी भर सकते तो भी वो कैरियर को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर हो सकता है एक डॉट हम बीच में लगा दें। थर्ड हम देखें तो XC यानी कि कलर्ड फिल है, यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे ये अफेक्टेड फीमेल है। फीमेल के अंदर 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? नॉर्मल फीमेल हो सकती है, एक कैरियर हो सकती है और एक कलर ब्लाइंडनेस होती है। कैरियर का मतलब है कि उसमें तो बीमारी नहीं है लेकिन उसको वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिट करेगी फीमेल। लेकिन हम यदि मेल के अंदर देखें तो मेल के अंदर आप देखिएगा, मेल के अंदर कैरियर जैसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो हमने कहा नॉर्मल मेल XY, बॉक्स हमने बना दिया। कलर ब्लाइंड में मेल तो XCY और इसको कलर फिल कर दिया। तो XCY का क्या मतलब है? यानी कि ये अफेक्टेड मेल है क्योंकि X क्रोमोसोम पे C जीन प्रेजेंट है, और चूंकि डिजीज़ ही हमारी कलर ब्लाइंडनेस X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो मेल में कैरियर जैसी कोई कंडीशन नहीं होती, या तो नॉर्मल या फिर अफेक्टेड। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, आगे इस क्रॉस को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेडिग्री परफॉर्म किया जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ है, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल का क्या मतलब है? आप देखिएगा यहाँ ये कैरियर फीमेल है। क्यों? क्योंकि XCX, एक X क्रोमोसोम पे C जीन प्रेजेंट है, तो ये कैरियर है। और मैरिड टू ए नॉर्मल मेल, यानी कि इसकी शादी हम लोग एक नॉर्मल मेल के साथ कर देते हैं XY। शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द कलर ब्लाइंड। आप ये देखेंगे, शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोजेनी थ्रू ए क्रॉस एंड ऑल्सो ड्रॉ द पेडिग्री चार्ट। तो हमने यहाँ इन दोनों की मैरिज कराई, कलर कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है। तो देखिएगा ये एग आया और यहाँ पे हमारे स्पर्म आए। हमने पुनेट स्क्वायर बना के और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है प्रोजेनी को।
तो आप देखिएगा पहली जो प्रोजेनी आई है XCX, ये कैरियर फीमेल है, XCY ये अफेक्टेड मेल है, XX नॉर्मल फीमेल है और XY नॉर्मल मेल है। तो दिस इज द रिजल्ट। अब इसको हम पेडिग्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हालांकि ये अब देखिएगा पहले हमने इनके जीनोटाइप रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, अब हम इसको पेडिग्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस क्रॉस की पेडिग्री ये है, आप यहाँ देखिएगा ये पेडिग्री है। कैसे, ये हमारा XCX कैरियर है और ये हमारा नॉर्मल है। 4 बच्चे आए, इसमें देखिएगा ये कैरियर फीमेल है और ये अफेक्टेड मेल है। तो हम इस तरीके से डायग्राम बना के, फैमिली ट्री डायग्राम बना के वी कैन रिप्रेजेंट द पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री एनालिसिस हम इस तरीके से करते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, ये जो डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस, इसकी जीन मदर से हमेशा सन को जाती है, ये बात याद रखेंगे, फादर से सन में कभी नहीं जाएगी। दिस डिजीज इज नेवर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू सन, ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू सन। यानी कि सन को जो ये बीमारी मिलेगी हमेशा मदर से मिलेगी, फादर से नहीं मिलेगी। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। एक बीमारी और होती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफिलिया, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है। वो भी सेम ही पैटर्न है, दैट इज ऑल्सो द एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। वहाँ पे भी हम सेम ही पेडिग्री एनालिसिस उसके लिए करेंगे। अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हमने कहा एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ज़रूरी नहीं है ये एक्स-लिंक्ड हो, ये ऑटोसोम पे भी जीन प्रेजेंट हो सकती हैं। देखिएगा, तो हमने कहा क्रोमोसोम 2 तरीके के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोमल में यानी कि ये जीन यदि ऑटोसोम पे है और डोमिनेंट है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बोली जाएगी, और यदि ये जीन ऑटोसोम पे और रिसेसिव कंडीशन में है तो हम कहेंगे ये ऑटोसोमल रिसेसिव। याद रखना है प्लीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और जबकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव का, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। एनसीईआरटी में तो डायग्राम दे रखे हैं पेडिग्री चार्ट के। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है जनरेशन स्किप नहीं होगी, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों को होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में जनरेशन स्किप होगी। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं 2 डायग्राम दिए हुए हैं, एक हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को बता रहा है, जबकि दूसरा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव को बता रहा है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर अभी हमने देखा, इसके एग्जाम्पल हमारे क्या क्या हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, कैसे इनहेरिट होता है वो भी हमने देखा। यहाँ पे सेम केस है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, सिकल सेल एनीमिया का है। हालांकि ये तो सिकल सेल एनीमिया हालांकि कैसा केस है, ये एक्स लिंक्ड नहीं है। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इसको हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो आप देखिएगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती हैं और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन डी। तो ये याद रखिएगा, ये हालांकि हमारे एनसीईआरटी में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जाम्पल नहीं गिवन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पेडिग्री को लेके छोटा सा डिस्कशन था, और हम लोग इस वीडियो में केवल यही टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसमें 2 तरीके के डिसऑर्डर्स होंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग ओवर करते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।